पटेल प्रहलाद भी। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ दुनिया के अलग अलग कोने में विरोध की आवाज सुनी जा रही है। टैरिफ को लेकर चीन पहले से ही ट्रंप को आंख दिखा रहा है और अब कई देश एकजुट रूप से ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप ने अपने पहले 100 दिनों में सिर्फ नुकसान और विनाश किया। इन सब पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में इजराइल के ताजा हमले पर घिरे नेतन्याहू, अमेरिकी कैदी को जानबूझकर मरवाने के लगे आरोप। फलस्तीन के समर्थन में आए हिंदुस्तान के कई पड़ोसी देश। सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी हज यात्रियों के लिए फिर खोला हज पोर्टल। इससे पहले हिंदुस्तानियों के निजी हज कोटे में 80% की गई थी कटौती। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को लगा बड़ा झटका। मध्य एशिया के 3 देशों ने साइप्रस का किया समर्थन। तुर्की मीडिया ने बताया एर्दोआन की बहुत बड़ी नाकामी। और चलते चलते में देखेंगे जापान में बढ़ रहा आबादी संकट, जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में ट्रंप प्रशासन का हंटर। अब MIT के 9 स्टूडेंट का वीजा रद्द। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। को सीधे कवर नहीं कर पाएंगी बड़ी न्यूज एजेंसियां। व्हाइट हाउस ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और AP को प्रेस पूल से किया बाहर। रूस यूक्रेन युद्ध में स्वीडन की एंट्री। सुमी ने रूसी हमलों पर स्टॉकहोम ने पुतिन के राजदूत को किया तलब। कहा नागरिकों की रक्षा के लिए रूस प्रतिबद्ध। बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का मोहम्मद यूनुस के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन। कई इलाकों में तीखी नारेबाजी और गहमा गहमी। तो अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर वापसी हुई है, तब से ही वो सुर्खियों में है। पदभार संभालते ही ट्रंप एक के बाद एक विवादित फैसले लेते नजर आए, जिससे पूरी दुनिया में तनाव पैदा हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों के कारण कई देशों के साथ अमेरिका का टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर खुद ट्रंप थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे रहे हैं। इन हालात में अब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। बाइडेन ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि नया प्रशासन 100 दिन से भी कम समय में बहुत नुकसान कर चुका है। बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट देने के लिए सामाजिक सुरक्षा सिस्टम को लूटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग पर हमला किया है। ट्रंप सरकार जरूरी सेवाओं को खत्म कर रही है। 82 साल के डेमोक्रेट नेता बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद से अब ग्रेट अमेरिका फॉर ट्रंप ऑलवेज आल्सो गुड, लेकिन अब उन्होंने फिर से राष्ट्रीय मंच पर वापसी की है। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता टैरिफ वॉर पूरी दुनिया को टेंशन दे रहा है। चीन ने जहां अमेरिका को अपनी गलती सुधारते हुए टैरिफ पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है, तो ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि गेंद अब चीन के पाले में है। राष्ट्रपति की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अगर टैरिफ को लेकर बातचीत होनी है तो पहला कदम चीन को ही उठाना होगा। चीन को हमसे डील करनी होगी, हमें उनसे डील नहीं करनी। चीन और अन्य किसी देश में अंतर है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश डरने वाला नहीं है। वहीं बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से जिनपिंग ने कहा कि इस ट्रेड वॉर में जीत किसी की नहीं होगी। दुनिया के खिलाफ जाने से आप खुद ही चाइना कोरोना वायरस टेररिस्ट। सोल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव पर मिलकर फैसला लेने पर सहमति जताई है। यानी इस टैरिफ से लड़ने के लिए वो मिलकर उपाय खोजने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका के खिलाफ अलग अलग देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर ब्राजील की चेतावनी कि अमेरिका खुद ही अलग थलग पड़ जाएगा, ये सच होती नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायली PM नेतन्याहू की बढ़ती मुश्किलों की। तो गजा युद्ध को लेकर बेंयामिन नेतन्याहू को अपने ही देश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर इस युद्ध को खत्म करने की बजाय आगे बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। बंधकों की रिहाई नहीं होने के चलते लोगों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। हाल ही में हमास की तरफ से जारी ईडन अलेक्जेंडर नाम के एक बंधक के वीडियो में भी उसे यही कहते हुए सुना गया था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा।
गजा पर इजरायली हमले जारी रहेंगे या बंधकों की रिहाई पर किसी समझौते के लिए इजरायल हाथ आगे बढ़ाएगा? लेकिन ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब हमास के दावे ने नेतन्याहू के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ताजा इजरायली हमलों को लेकर हमास के सशस्त्र विंग कसाम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने जानबूझकर उस जगह पर बमबारी की है जहां अमेरिकी मूल के नागरिक ईडन अलेक्जेंडर को कैद में रखा गया था। इस संगठन का कहना है कि इजरायली हमले के बाद उनके इस बंधक को कैद में रखने वाले गुट से संपर्क टूट गया है। हमास का आरोप है कि नेतन्याहू बंधकों की जान लेकर उन्हें छुड़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचना चाहते हैं। और जिस तरह से अलेक्जेंडर ने इजरायली सरकार से सवाल किए थे कि आखिर उन्हें वापस बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, उसके बाद हमास के इन आरोपों को नेतन्याहू के लिए बड़ी परेशानी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दुनिया के अलग अलग कोने से फलस्तीन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजरायल जाने पर पहले ही रोक लगा दी थी और अब हिंदुस्तान के एक और पड़ोसी ने अपने देश में इजरायली टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है। मालदीव सरकार ने संसद से विधेयक पारित कर देश में इजरायली टूरिस्ट की एंट्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने बताया कि यह फैसला फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान में भी फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना से गजा में हस्तक्षेप करने की मांग की है, लेकिन नेतन्याहू के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अब इजरायली प्रधानमंत्री ने उत्तरी गजा पहुंचकर एक बार फिर हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि हम अपील करते हैं कि हमास हमारे बंधकों को रिहा करे। हम इस युद्ध में अपने सभी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने वीर लड़ाकों की बदौलत ऐसा कर रहे हैं। ये वाकई में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला। और अब अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब की। तो सऊदी हज मंत्रालय ने एक बार फिर हिंदुस्तान के हज यात्रियों के लिए हज पोर्टल खोलने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि ये मीना में मौजूदा स्थान की उपलब्धता के आधार पर 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए ही खोला जाएगा। बता दें कि खबर आई थी कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के निजी हज कोटे में 80% की कटौती की है, जिसके बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और विदेश मंत्रालय से अपील की कि वो इस मामले को सऊदी सरकार के सामने उठाए ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक्स पर कुछ पोस्ट के जरिए इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान सरकार हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वार्षिक हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। इसकी कोशिशों के फलस्वरूप भारत से जाने वाले हज यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बता दें कि 2014 में हिंदुस्तान से जाने वाले हज यात्रियों की संख्या 1,36,020 थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गई। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हिंदुस्तान की हज कमेटी के माध्यम से हिंदुस्तान को आवंटित कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है। हज कमेटी की तरफ से फ्लाइट, परिवहन, मीना में टेंट, आवास और अतिरिक्त सेवाओं समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं सऊदी आवश्यकताओं के मुताबिक दी गई डेडलाइन के अंदर पूरी कर ली गई है। बचा हुआ कोटा निजी टूर ऑपरेटरों को दिया जाता है। सऊदी दिशा निर्देशों में बदलाव के कारण इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 800 से ज्यादा निजी टूर ऑपरेटरों को शामिल किया गया, जिन्हें संयुक्त हज समूह संचालक यानी CHGO कहा जाता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से 26 CHGO को हज कोटा का आवंटन काफी पहले कर दिया गया था। हालांकि रिमाइंडर के बावजूद ये सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहे और जरूरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। इस पर सऊदी हज मंत्रालय ने हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी चिंताओं को जाहिर किया है। उनका कहना है कि देरी के चलते मीना में तय की गई जगह अब भर गई है। बता दें कि सख्त गर्मी में मीना में हज की एक खास रस्म अदा की जाती है। यहाँ सीमित स्थान होता है जो अब भर चुका है। सऊदी अधिकारियों ने आगे बताया कि वो इस साल किसी भी देश के लिए समय सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे तुर्की की। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की कोशिश है कि सभी मुस्लिम देश उन्हें खलीफा माने, जिसके सहारे वो यूरोप और यहां तक कि अमेरिका को भी अपने इशारों पर नचा सके। एर्दोआन इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। पहला तो तुर्की के अंदर ही एर्दोआन के खिलाफ बगावत की स्थिति है, कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी उनके खिलाफ हो गया है। अरब देशों में भी तुर्की को लेकर अविश्वास दिखाई दे रहा है। इस बीच अब तुर्की को एक और बड़ा झटका मध्य एशियाई गणराज्य और तुर्की राज्यों के संगठन OTS के 3 सदस्य देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने दिया है। इन तीनों ही देशों ने साइप्रस की एकता और अखंडता का समर्थन किया है, जबकि तुर्की की कोशिश थी कि उसके कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस को अलग देश की मान्यता दी जाए।
तुर्किक राज्यों के संगठन ओटीएस में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और किर्गिस्तान शामिल है और तुर्की अब इसमें अलग थलग पड़ गया है। आपको बता दें कि साइप्रस भूमध्य सागर का एक द्वीप है जिसे ब्रिटेन से साल 1960 में आजादी मिली थी। इस द्वीप पर मुख्य तौर पर दो समुदाय के लोग रहते हैं, ग्रीक साइप्रियाट्स जिनकी आबादी करीब 77% है और तुर्क साइप्रियाट्स जिनकी आबादी लगभग 18% है। इन दोनों समुदाय के बीच विवाद की शुरुआत 1974 से हुई, जब ग्रीस के समर्थन से साइप्रस में सैन्य तख्तापलट की कोशिश की गई, जिसके बाद तुर्की ने तुर्क साइप्रियाट्स की रक्षा के नाम पर साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर दिया और साइप्रस की 37% जमीन पर कब्जा कर लिया। तुर्की इसी हिस्से को अलग देश की मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है। यूएन ने भी तुर्की के कब्जे को अवैध बताया है, जबकि दक्षिणी साइप्रस एक आजाद देश है। ऐसे में ओटीएस में शामिल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के फैसले के बाद तुर्की की मीडिया ने राष्ट्रपति एर्दोआन को घेर लिया है। इसे एर्दोआन की नाकामी करार दिया जा रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे जापान की लगातार घटती जनसंख्या की। तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आई है। क्योटो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सरकार ने अपने अनुमान में बताया कि बर्थ रेट में गिरावट के बीच अक्टूबर 2024 तक जापान की आबादी 12 करोड़ 3 लाख रही। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में रिकॉर्ड 8,98,000 कम है। इसमें अगर विदेशियों को भी गिन लिया जाए तो उनके सहित कुल आबादी 12 करोड़ 38 लाख रही, लेकिन इसमें भी 5.5 लाख की कमी आई है। 14 साल या इससे कम आयु के लोगों की संख्या 1 करोड़ 38 लाख रही, जो कि कुल जनसंख्या का 11.2% है। कामकाजी आयु वर्ग की आबादी यानी 15 से 64 साल की आबादी घटकर कुल जनसंख्या का 59.6% रह गई है। 65 साल या इससे ज्यादा आयु के लोगों का अनुपात कुल जनसंख्या का 29.3% है। 75 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 17% हो गई है। बता दें कि जापान की आबादी में 2011 के बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। हर साल जापान की आबादी में कई लाख की कमी आ जाती है। जापान की आबादी 2008 में अपने टॉप पर थी। जापान के लिए मुश्किल स्थिति यह है कि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि युवा लोगों की आबादी में लगातार गिरावट हो रही है। जापान के मौजूदा हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या अब देश में केवल 11% ही बची है। यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 3,43,000 कम है। जापान में युवाओं की आबादी में 1975 से ही लगातार गिरावट चल रही है और दिलचस्प बात यह है कि जापान में बुजुर्गों की आबादी 36.23 मिलियन हो गई है। बीते साल के मुकाबले बूढ़ों की आबादी में 17,000 का इजाफा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक जापान की राजधानी टोक्यो और सैटामा में ही आबादी में इजाफा हुआ है और इसकी वजह भी बर्थ रेट का बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरे इलाकों से आकर यहाँ लोगों का बसना है। बता दें कि जापान, रूस, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में आबादी का संकट गहराता जा रहा है। इन देशों के युवाओं की परिवार व्यवस्था में रुचि कम देखी जा रही है। अब यहाँ जापान सहित इन बाकी देशों की सरकारें बर्थ रेट में इजाफे के लिए क्या क्या कदम उठाती हैं, ये देखना होगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।